सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम तड़का के स्टूडियोज़ में। मेरा नाम सूफ़ी है, मैं कड़क मॉर्निंग नाम का शो होस्ट करता हूं और ये शो 18 शहरों में जाता है। इट इज़ एन इमेंस प्लेजर। आज बहुत सौभाग्य है मेरा कि मुझे आपके साथ यहाँ पर बैठकर एक शो प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। सर फर्स्ट क्वेश्चंस फर्स्ट, मतलब अपन इसको इनफॉर्मल रखेंगे, अपन खूब सारी बातें करेंगे क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखना है हमें। आपके अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आज निकालना चाहते हैं हमारे फ़ायदे के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सर, फैमिली टाइम वर्सेस जॉब का टाइम कैसे मैनेज करते हैं आप दोनों? शुरू में दिक्कत थी, लेकिन चैरिटी बिगेन्स एट होम, तो मैंने कोशिश की कि उनको संतुलित रखूं, क्योंकि यदि मैं परिवार के लोगों को संतुष्ट रख पाऊंगा, प्रसन्न रख पाऊंगा, तो मैं मेरे कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन के बीच में और ज़्यादा ऊर्जा से काम कर पाऊंगा। मेरे ख्याल से इस समझ के बाद में मुझे कोई दिक्कत आई नहीं। जितना योग्य समय उनको चाहिए होता है मैं करता हूँ। लिहाजा जो शिकायतें कई बार कार्यकर्ताओं को, जनता को होती हैं, वैसी शिकायत घर में भी होती हैं, लेकिन उनको सहन करने के हम आदी हो चुके होते हैं, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं। मैं संतुलन कर लेता हूँ। सर आप एम्बिशियस इंसान की स्केल पर अपने आप को 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, महत्वाकांक्षा तो आदमी के जीवन का उसका एक आंतरिक लक्षण है, क्योंकि आदमी में एम्बिशन नहीं होगा तो वो न क्रिएशन कर पाएगा और न मिशन पे कभी सफल हो पाएगा। तो एम्बिशन, और ख़ास तौर पर पॉलिटिक्स से उस चीज़ को लोग जोड़ते ही हैं। एम्बिशन होना पूरा बुरी बात नहीं, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना ये चुनौती है। सर पॉलिटिक्स में आने के बाद में पर्सनल लेवल पर अपनी एम्बिशन होना और पार्टी की आइडियोलॉजी के अनुरूप अपनी एम्बिशन चलना, ये कितना ज़रूरी है? देखिए, मुझे लगता है कि हमें जो सिखाया जाता है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमारे लिए देश है, पार्टी दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे हम खुद हैं। और इसलिए ऐसी स्थिति में खुद के एम्बिशन का महत्व कम हो जाता है। हमारे लिए आइडियोलॉजी ये हमारी प्राथमिकता है। सर दुनिया आजकल सोशल मीडिया की चल रही है, हर तरफ सोशल मीडिया का प्रेशर है। आप पर कितना प्रेशर है सर सोशल मीडिया का? देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रूरी टूल है, ख़ासतौर पर पॉलिटिक्स में हम देखें तो अमेरिका में बराक ओबामा ने इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया, और हमारे देश में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने तो सोशल मीडिया के मंच को बहुत पॉजिटिव तरीके से उपयोग किया है। इसलिए इसकी सार्थकता भी नज़र आती है और इसमें हम जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से उपयोग कर पाएँ। हालांकि सोशल मीडिया दुधारी तलवार है, आप यदि इसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं तो ये आपको चोट भी पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। सर पॉलिटिक्स को फुल टाइम करियर ऑप्शन के तौर पर ले सकते हैं क्या? अगर कोई लेना चाहता है तो अपने माँ बाप को कन्विंस कर पाएगा क्या कि पापा मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, जाने दो? देखिए, दो पक्ष हैं इसके। मैं भी महसूस करता हूँ, मैं गांव से आया था, डॉक्टर बनने के लिए आया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चला गया, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गया, तो जो मैं महसूस करता था, और मैं जैसे उदाहरण के तौर पर APJ अब्दुल कलाम साहब को सुनता था, वो स्कूल कॉलेजेस में जाते थे, उनसे लोग पूछते थे कि स्कूल और कॉलेज में आप क्या ढूंढते हैं, तो वो कहते भारत का भविष्य ढूंढता हूँ। तो उसी तर्ज पर पॉलिटिक्स भी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत, और भारत में जो लोक व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, वो हमारे गणतंत्र की व्यवस्था, ये कहा जाता है कि हमारा दुनिया का सबसे उत्कृष्ट संविधान है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। उस शासन को चलाने के लिए जो जिस तरीके के लोग चाहिए, पहले पॉलिटिक्स थोड़ी ट्रेडिशनल थी, एक लिमिटेड लोग आते थे। आज मैं देखता हूँ कि IITs भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, तो एक बड़ी खेप हर तरीके के, हर प्रोफेशन के लोगों की है। और उन्होंने ही इस लोकतंत्र को भी ताकत दी है, इस शासन व्यवस्था में भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसलिए पॉलिटिक्स अब परहेज जैसा काम नहीं है। पॉलिटिक्स एंटरटेन करने के लिए भी है, पॉलिटिक्स पैशन भी है, पॉलिटिक्स शौक भी है, पॉलिटिक्स चैलेंज भी है, पॉलिटिक्स अपॉर्चुनिटी भी है। इसलिए नौजवानों से मैं ज़रूर ये कहूँगा कि राजनीति से हेट नहीं करें, घृणा नहीं करें, क्योंकि वो हमारा अपना सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है, उसमें शरीक हों, पर अपने पैरों पे खड़े हो के, पहले अपने पैरों पे खड़े हों, अपने आप को आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से वो ताकतवर बनाएं और पॉलिटिक्स में आएँ। क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि यदि आप राज में नहीं आए, राज का मतलब राजनीति में नहीं आए, तो उस पर जो लोग काबिज होंगे, हो सकता है आपसे कम काबिल होंगे और आप पर राज करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप काबिल हैं तो आप आइए। सर आप इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं संबोधित करते हैं, और अब तो आज इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, तो लाइव ऑडियंस जो है, सोशल मीडिया की ऑडियंस जो है, वेबिनार जो हैं, ये भी होती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पर्सनली, तो आपको ज़्यादा अच्छा कहाँ लगता है, स्टेज पे या स्क्रीन पे?
देखिए, दो चीज़ें हैं। धरातल की राजनीति का तो कोई तोड़ है नहीं, क्योंकि ज़मीन पे जो काम होगा वो आसमान में नहीं होगा, वो तरंगों से नहीं होगा। लेकिन तरंगें आज की ज़रूरत हैं। वर्चुअल प्लेटफॉर्म आज एक ऐसा माध्यम हो गया कि जो लोगों को ज़्यादा कनेक्ट करता है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि हम लोग जब भौतिक रूप से कोई मीटिंग करते थे तो जैसे डूंगरपुर के व्यक्ति को हम लोग कॉल करते थे, वो 600 किलोमीटर से पूरी ओवरनाइट जर्नी करके आता था, दिन भर मीटिंग अटेंड करता था, फिर पूरी रात चलता था, फिर पता लगता तीसरे दिन उसको फिर जयपुर आना है। आज उस डूंगरपुर के अध्यक्ष को इमरजेंसी में हम सीधा वर्चुअली कनेक्ट करते हैं, एक बड़े समूह से जुड़ते हैं। मैं पूरे कोरोना के कालखंड में 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाया। तो ये पॉजिटिविटी है वर्चुअल प्लेटफॉर्म की, सोशल मीडिया की। लेकिन जो लोगों को इंस्पायर करता है, जो लोगों को अच्छा लगता है और जो हमें अच्छा लगता है कि सामने जब क्राउड होती है, जब वो रेस्पॉन्ड करती है, वो आपकी बात को सुनती है, उनकी चीज़ों को हम रेस्पॉन्ड करते हैं, तो वो अपने आप में, तो मुझे लगता है कि समय के हिसाब से अब एक संतुलन जरूरी हो गया कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी उतना ही ताकतवर है और धरातल पर भी हमें उतना ही मजबूत होना चाहिए। इसका एक सामंजस्य जो है वो अच्छे परिणाम दे सकता है। सर, अगर सोशल मीडिया की बात चल रही है तो आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके सोशल मीडिया पर आपका कितना कंट्रोल रहता है? मेरा, जैसे मैंने कहा कि हालांकि मैं दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति हूँ, मेरे से पहले एक एडवांस पीढ़ी ऑलरेडी आ गई जो ट्विटर की पीढ़ी है, और हम लोग ऑर्कुट हमने देखा था, उसके बाद फेसबुक आ गया, तो फेसबुक से पैदाइश मान सकता हूँ मैं। लेकिन अब जो चीज़ें हैं तो धीरे धीरे आदमी को उसमें इंगेज होना ही होगा, उसको ट्रेंड होना ही होगा। तो मैं थोड़ा सा संतुष्ट हो सकता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो मेरे सामने होती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम स्क्रिप्ट से लेके जो इमोशंस उसमें जानी चाहिए, जो स्लोगन्स जाने चाहिए, उस पर हमारा अधिकार रहे, हमारी जो अपनी फीलिंग्स हैं वो जनता के समक्ष जाएं, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल लोग भी बहुत हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें आप व्यक्तिगत तौर पर यदि रुचि लेके करते हैं तो वो ज़्यादा परिणामकारक हो सकता है, ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है। सर, आपकी हॉस्टल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी रही? कैसी रही तो नहीं पूछूंगा, वो हॉस्टल लाइफ तो सभी की बहुत ज़बरदस्त होती है, बट व्हाट इज़ दैट वन थिंग, वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं अपने हॉस्टल के बारे में? नंबर 2, हॉस्टल के दौरान के क्या कुछ लोग हैं जो अब तक आपके साथ हैं? देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जीवन में अच्छे दोस्त होने चाहिए, अच्छे मित्र, और मित्रता का जो सबसे पहली जगह है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपसेस ही हैं। और आज से इस यहाँ तक की यात्रा में यदि मेरी कोई ताकत है तो वही लोग हैं। दूसरा, हॉस्टल की लाइफ ये व्यक्ति को पैरों पे खड़ा करती है। ये ठीक है कि वहाँ हर मिजाज के लोग हैं, उद्दंड लोग भी होते थे, संजीदा और पढ़ाकू किस्म के भी लोग होते थे, उन्होंने जीवन में अपने रास्ते चुन लिए। मैं भी यहाँ डॉक्टर बनने के लिए आया था, ये दिगर बात है कि मैं स्टेथोस्कोप की बजाय कलम का डॉक्टर बन गया। लेकिन उस हॉस्टल ने हमें जो हारमोनी सिखाई, यानी साथ रहते तो ये पता ही नहीं होता तो कौन किस जाति का है, किसके साथ खा रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, सुख दुख में शरीक होना। आज मैं राजनीति में यदि मुझे संतोष है, मुझे एक जॉब सेटिस्फेक्शन है, जनता और कार्यकर्ता मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे ये संतोष है कि राजनीति में मैंने जो स्टूडेंट लाइफ में सीखा, जो मेरे हॉस्टल में सीखा, जाति से परे, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के किस तरीके से समाज के लिए हम लोग काम करें, तो मैंने हॉस्टल में ही सीखा। हॉस्टल की चीज़ें तो ऐसी होती हैं जी कि बहुत लंबी किताब लिखी जा सकती है। मुझे राजमंदिर की बेटा फिल्म याद है जिसके लिए तकलीफ़ हुई। मुझे दूरदर्शन केंद्र पे कब्जा याद है कि हॉस्टल से निकले, कश्मीर के मूवमेंट पे जुनून था तो दूरदर्शन केंद्र पे कब्जा कर लिया, 7 दिन सेंट्रल जेल में रहना पड़ा। एक बार हॉस्टल में था तो नीचे से आवाज़ लगाई स्टूडेंट्स ने कि नेताजी आपके यहाँ होने का क्या फ़ायदा, अभी पानी नहीं आ रहा है। तो हम जैसे ही थे, मैंने कहा कंडीशन है, जो व्यक्ति जैसा उसी ड्रेस में चलेगा। तो उसमें अधिकांश लोग तौलिया लपेटे हुए थे, सैंडो बनियान में थे, वीसी के सेक्रेटेरिएट में चले गए, तो वहाँ तमाशा हो गया पूरा। लेकिन उसके बाद, उस मूवमेंट के बाद हॉस्टल में कभी पानी की कमी नहीं आई, यानी नेता होने का फ़ायदा उनको मिला। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जीवन में एक पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं इस पर वो मस्ती और वो जो एक सुकून था और वो जो आनंद था, जो दोस्ती थी, वो मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं ना, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए पल। सर, हॉस्टल की बात चल रही है, एंटरटेनमेंट की बात चल रही है। विच वॉज द फर्स्ट मूवी
जो आपने देखी थी हॉल में? मेरा जो, मैं एक छोटे से कस्बे में हूँ, राजगढ़ से जी। और बीच में एक गली है और उसके बाद में सिनेमा हॉल है। तो सिनेमा की जो जितने रात को जब साइलेंस हो जाती थी तो पढ़ते पढ़ते भी सारे डायलॉग्स वहीं से सुनाई देते थे। तो सिनेमा के प्रति एक आकर्षण 80s में ही हो गया था। अब ये तो एकदम से मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा कि पहली कौन सी फिल्म थी, लेकिन मुझे फिल्मों का बेहद शौक़ था। और उस ज़माने में धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन ये सारे थे। मुझे एक धर्मेंद्र साहब की एक फ़िल्म याद आती है जिसने मुझे राजनीति में ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित किया। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो एंटरटेनमेंट भी था, जिसमें एथिक्स भी थे। तो ऐसे तो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे शौक़ था और मैंने लगभग सारी पिक्चरें उसमें जो देख सकता था। दो चीज़ें थी, एक तो मैंने साहित्य खूब पढ़ा जब 10वीं में था, और पिक्चरें उसके दौरान ही देखने को। अब आज जो आप मेरे से पूछोगे कि अब चैलेंज कौन सा है, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही कि मैं फिल्में नहीं देख पाता हूँ। सर, आपके बारे में कहा जाता है दैट यू डोंट लीव योर पीपल बिहाइंड, आप अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ते। आप क्या बोलेंगे सर इस पर? देखिए, मैं यहाँ हूँ तो ये तय मानिए कि मुझे भी किसी ने यहाँ तक पहुँचाया है। मेरी चिंता की है, वो आइडियोलॉजी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कुछ हमारे जो लीडर हैं वो हो सकते हैं। तो मैं ये महसूस करता था कि मैं जब नौजवान था तो मुझे लगता था कि मुझे कोई गाइड करे, मुझे कोई मार्गदर्शन दे, कोई मुझे सिखाए, कोई मुझे बताए। तो हम में भी जुनून होता था कि हमें कोई अवसर दे। तो मैं ये फील करता हूँ, और मैंने ये बड़े लोगों से सीखा है कि आप अपने विचार को, संगठन को, सोसाइटी को क्या देते हैं। तो आप यदि अच्छे लीडर तैयार करके जाएंगे तो लोग आपको सदियों तक याद रखेंगे, लोग आपको बरसों तक याद रखेंगे। तो एक लीडर का ये गुण नहीं होता कि वो खुद के लिए कुछ अचीव करे और सबको पीछे छोड़ दे। लीडर का गुण ये है कि वो सबको साथ लेके चले, और उसमें से जो आपको ठीक लगता उनको एक अच्छे अवसर देके उनको डेवलप करे। मेरा आज भी कोशिश है कि मैं अपनी पार्टी में मेरे बाद कम से कम मैं राजस्थान में 150 ऐसे अलग अलग कम्युनिटी के लीडर छोड़ के जाऊं जो पार्टी की आइडियोलॉजी को लंबे समय तक काम करें। और इसलिए ये जो गुण है ये जेनेटिक्स में भी है, इनहेरेंट है, और जो परिवार से सीखा, क्योंकि मेरे ताऊजी स्वतंत्रता सेनानी थे, जेल में रहे, पिताजी सामाजिक नेता थे, राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, उनसे सीखता था। कुछ मेरा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ABUP, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, और उसी से ये भावना आई कि हमें नए लोगों को और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए और उनको पूरा एक मेंटरशिप हमें देनी चाहिए। सर, मैं इस इंटरव्यू के लिए जब तैयारी कर रहा था तो थोड़ी सी रिसर्च की और उसमें पता चला है कि आपकी कुलिनरी स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं। आप खाना पकाने के बहुत शौकीन हैं। वो कौन कौन सी डिशेज़ हैं जो आप पका लेते हैं और जो आपको पकानी पसंद है? देखिए, मुझे तो दाल रोटी सब्जी खाना पसंद है, और अब तो डिशेज में बहुत सारी चीज़ें आ गई, लेकिन मैं कोई इंटरकॉन्टिनेंटल कुक हूँ ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन मैं जो हॉस्टल में या जब बाहर रूम लेके रहते थे तो उन चीज़ों ने सिखा दिया। तो हम जैसे समूह में रहते थे, कोई सब्जी बनाता था, कोई रोटी बनाता था। मैं गोल रोटी ठीक बना लेता हूँ, जो पिछले दिनों में मैंने एक आदिवासी घर पे बनाई। तो काम चलाऊ खाना बना सकता हूँ। आप मेरे से ही उम्मीद करें कि मैं आपको लजीज व्यंजन परोसूंगा तो कम से कम इतनी अपेक्षा तो मुझसे नहीं रखें, लेकिन आपको भूखा नहीं सोने दूंगा, ये मैं कमिट कर सकता हूँ। आमेर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मतलब जयपुर में ऐसा शायद ही कोई होगा जो आमेर नहीं गया है, लेकिन डेफिनेटली आपको ऐसी चीज़ें पता हैं आमेर के बारे में जो हम लोगों को नहीं पता है। व्हाट आर दोज 5 थिंग्स अबाउट आमेर दैट वी डोंट नो? देखिए, आमेर का जब दृश्य आता है, नक्शा आता है, तो लोग किले से उसको रिजेंबल करते हैं कि आमेर का मतलब ये किला है। हमारे यहाँ राजस्थान में जिस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं और उसको बहुत लोग कम एक्सप्लोर करते हैं और उसकी चर्चा कम होती है, जिस पर मैं फ्यूचर में कमिटेड हूँ उसके लिए काम करें, वो है रूरल टूरिज्म, यानी ग्रामीण पर्यटन। ये बहुत कम लेवल पर कुछ स्पेसिफिक जगह शुरू हुआ, लेकिन जयपुर में और आमेर में वो पोटेंशियल है। जैसे उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर विदेश से कोई पर्यटक आता है, हर तीसरा पर्यटक आमेर ज़रूर आता है, राजस्थान आता है, जयपुर आता है, आमेर आता है, क्योंकि आमेर फोर्ट पे जाता है। आमेर के आसपास का जो रूरल एरिया है उसमें ये पूरी संभावना है कि वहाँ ऐसे तो वहाँ के जो गांव हैं जहाँ खेती अच्छी होती है, जहाँ डेयरी का बड़ा अच्छा काम है, उसको कोई भी देखेगा, उसको आनंद लेगा। तो ऐसी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। तो
मैं तो सबको यही कहूँगा कि आमेर के गांव को देखेंगे तो भी पर्यटन का अच्छा आनंद ले पाएंगे, क्योंकि वहाँ हर तरीके की नेचुरल ब्यूटी है। पर एक भूतेश्वर महादेव का मंदिर है, यदि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से आगे जाएंगे तो उसको शायद कम लोग एक्सप्लोर करते होंगे। बहुत पुराना शिव जी का प्राचीन मंदिर है और बहुत नैसर्गिक नेचुरल पूरी ब्यूटी है वहाँ। दूसरा, हमारे यहाँ सिरोही एक गांव है जो दिल्ली रोड पे ही है, यहाँ से 20-25-30 किलोमीटर का रास्ता है, आधे घंटे का रास्ता है। वहाँ एक नेचुरल ब्यूटी भी है, धार्मिक स्थान भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक बाल संबल आश्रम है, एक NGO के लोग चलाते हैं। लेकिन वहाँ जो निराश्रित बच्चे हैं उनको वहाँ एक अच्छा परिवेश मिलेगा। वहाँ बच्चे वहाँ आर्चरी में नेशनल लेवल तक गए हैं, तो वहाँ लोग आते हैं, लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ गुणावता एक जगह है जहाँ पिछले दिनों पत्रिका के इनिशिएटिव पे पिछले साल हम लोगों ने श्रमदान किया था। बहुत अच्छी बावड़ी है जो वाटर कंजर्वेशन के लिए पुराने तौर तरीके थे, तो राजस्थान पत्रिका की पहल पर ही हम लोगों ने वो शुरू की थी। जयरामपुरा एक दादर डूंगरी है हमारे यहाँ, इतनी नेचुरल ब्यूटी है, गौशाला भी है, बहुत धार्मिक स्थान है। दादू दयाल जी एक संत हुआ करते थे, उनका एक प्रसिद्ध स्थान है। मैं देखता हूँ कि वहाँ अक्सर लोग पिकनिक के लिए आते हैं, पर कम आते हैं। वो जगह यदि आप देखेंगे, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, मुझे जो सुन रहे हैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि सीकर रोड से अप्रोचेबल है और लगभग आधे घंटे का रास्ता है। वहाँ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, पूरे दिन भर भंडारा चलता है, आप वहाँ खाने का आनंद ले सकते हैं। वहाँ के जो धार्मिक स्थान है उसकी जगह बहुत अच्छी पहाड़ी पे है, हिल टॉप पे, बहुत अच्छा स्थान है। तो ऐसे उसी से लगती हुई हमारे यहाँ डूंगरी है, आमेर और जोटवाड़ा के जंक्शन पे है। वहाँ हीरापुरी महाराज का मठ है, गौशाला है, बहुत अच्छे तरीके से बारिश के दिनों में आपको पूरा हिल स्टेशन जैसा वो लुक मिलेगा, वैसी फीलिंग मिलेगी। तो जितना आप अंदर जाएंगे, गांव, वहाँ का हर गांव जो है, कुछ गांव स्पेसिफिक हैं जहाँ हिल्स हैं, जहाँ पानी की कई टाँके वगैरह बने हुए हैं, अच्छे तालाब हैं, वहाँ आप उसका आनंद ले सकते हैं। सर, आप एक ऐसे पद पर हैं जहां पर आपको आए दिन अप्रोचेस से डील करना पड़ता है। ये अप्रोच तंत्र से कैसे पार पाएं सर, कैसे डील करते हैं आप? छोटी से छोटी अप्रोच जो आज तक लगाई हो और बड़ी से बड़ी जो कोई लेकर आया हो आपके पास। 2-3 ऐसे एग्जाम्पल हैं, एक आध परिवार के भी हैं और एक आध मेरे क्षेत्र के हैं जो रिसेंट ये भी हुए जी। मैं दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए वेटिंग में बैठा हुआ था। ऑब्वियसली VIP से बैठते हैं तो आपको सतर्क होना ही पड़ता है। इतने में एक फ़ोन आ गया जी। फ़ोन हमारे ऑलमोस्ट ये मानिए कि 24 घंटे का एक इंस्ट्रूमेंट है जिस पे आपका बड़ा चैलेंज है कि आप कितने फ़ोन उठाते हैं, कितने रिस्पॉन्ड करते हैं, कितने काम करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि अपना फ़ोन अपने पास रखूं, क्योंकि PA उठाएगा तो भी मुझे ही देगा, तो कोशिश करता हूं मेरे हाथ में रहे, मैं रेस्पॉन्ड करूं। लेकिन अभी अध्यक्ष बनने के बाद चुनौतियां ज़्यादा हो गई, लिहाजा मैं MLA हूं तो मेरी जनता के लिए उनका पहला एकाधिकार है, इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना बड़ा कितना छोटा हूँ। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वेटिंग में बैठा हुआ था, मेरे पास एक फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन उठा के कहा कि मैं दिल्ली में कोई ज़रूरी मीटिंग में बैठा हूँ। तो उधर से आवाज़ आई कि नहीं पहले मेरी सुनो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्या हुआ कि स्कूल के खेल के मैदान में बकरियां घुस गई। तो मैंने कहा मुझे भगा दो। बोले साहब भाग नहीं रही हैं। तो मैंने कहा जो बकरी चराने वाला उसको निवेदन करो। बोले वो तो लठ लेके खड़ा, वो कह रहा यहीं चराऊंगा। तो वो इस दौरान तो मुझे क्या करना है कि साहब ये बकरियां निकलवाओ। तो मैंने कहा मैं दिल्ली बैठा कैसे निकालूं? बोले कुछ भी करो, हमने तो आपको बता दिया, आप हमारे MLA हो, आप जानो और आपका काम जाने। अब मुझे लगता है कि नड्डा जी से मिलने से ज़्यादा चैलेंज मुझे बकरियां निकालने वाला था। तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया, वहाँ से 2 सिपाही गए और जब तक वो बकरी मैदान से नहीं प्रस्थान कर गई तब तक मैं पूरा इंगेज रहा। मेरे लिए VIP वाली अहमियत कम थी, जो मेरा नीचे ग्रास रूट का आदमी फ़ोन कर रहा था उसकी ताकत मुझे ज़्यादा लगी। कमाल की प्रेरणादायक बातें सुनने को मिल रही है यहाँ पर सर से हमें। सर, एक नेता वर्सेस एन अभिनेता, बेटर एक्टर कौन हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से मुझे अवसर मिलता मुंबई में, बॉलीवुड में, तो हम अच्छे नेताओं की छुट्टी कर देते, क्योंकि पॉलिटिशियन तो मल्टी टैलेंटेड होता है, अभिनेता की तो दायरा है, हमारा तो कोई दायरा ही नहीं है, हम अच्छी कर सकते हैं। मैं एक बार एक बड़े लीडर को सुना, तो उसको पूछा कि पॉलिटिक्स में, और वो सेना के अधिकारी थे, रिटायर्ड, सेवानिवृत्त, तो राजनीति में और सेना में क्या फ़र्क है? तो उन्होंने कहा कि सेना में तो इतना ही है कि जो एक्सप्रेशन आपके अंदर है वही बाहर आने चाहिए। पॉलिटिक्स में उसका उल्टा है कि यदि आपके अंदर से रोने की इच्छा हो रही है तो बाहर मुस्कुराना पड़ता है, अंदर आप मुस्कुरा रहे हो तो बाहर आपको रोना पड़ता है। तो आप बताइए कि कितना बढ़िया एक्टिंग हम लोग कर सकते हैं
अवसर नहीं मिला, नहीं तो एक अच्छे मतलब मुझे लगता है हम अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ देते। सर एक बहुत ही पीड़ा वाला पॉइंट है जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ और उस पर आपका मार्गदर्शन भी मैं चाहूँगा। मैं अपने शो के ऊपर एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की सोच रहा हूँ सर, एक नया फीचर क्रिएट करने की सोच रहा हूँ जिसमें बात हो रेप केसेस के बारे में, रेप अपडेट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। रोज़ाना आए दिन अखबारों में आती हैं ये खबरें। सर इसको कैसे बदला जाए? राजस्थान रेप कैपिटल बनता जा रहा है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। राजस्थान एक पीसफुल स्टेट था, एक इमेज थी राजस्थान की, और आज राजस्थान अपराधों की राजधानी हो गया। 7 लाख मुकदमे दर्ज हुए राजस्थान के इतिहास में। 18 बलात्कार रोज होते हैं, 7 हत्याएं होती हैं। राजस्थान के जो बाहर निवेशक जो आने वाले थे वो थम गए, पर्यटक हैं वो थम गए। तो यानी इकोनॉमी पे सीधा असर है, राजस्थान की सोशल सिक्योरिटी पर असर है, लोगों के मनोबल पर असर है, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर असर है। 2 पक्ष होते हैं, एक तो है सामाजिक विकृति जो ऐसे काम करती, इन हाउस जो क्राइम होते हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं कि बहुत नज़दीक के रिश्ते में ऐसा कुछ हुआ। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि जब प्रशासन का इकबाल खत्म होता है, यानी उसका रुतबा खत्म होता है, तो अपराधी का हौसला बढ़ता है। हमारे यहाँ थानों के बाहर एक लाइन लिखी होती है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। मुझे लगता है कि वो पंचलाइन उल्टी हो गई। अपराधियों में तो भरोसा है और आमजन में भय है। इस तरीके का अपराध करने वालों के लिए मुझे लगता है एक तो सामाजिक, दूसरा हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको मुझे लगता है कि शारीरिक रूप से किसी न किसी प्रशिक्षण की किसी भी सूरत में, क्योंकि दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, पर यह कैंपेन कोई सामाजिक संस्था चला सकती है, सरकार चला सकती है कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो उनको कम से कम अपने ऊपर किसी असॉल्ट को रोकने के लिए वो सक्षम हो जाएं, किया जा सकता है, मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, इस विकृति के खिलाफ, क्योंकि ये मानसिक विकृति से भी जुड़ा हुआ एक पक्ष है, उसके लिए लोग बाकी जब कामों के लिए प्रयास करते हैं तो इसके लिए भी किया जा सकता है। तीसरा पक्ष है पुलिस और प्रशासन का, कि हमारी पुलिस जो ऑर्थोडॉक्स किस्म की है उसको संसाधन भी चाहिए। मान लीजिए जो इस मसले से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, टीजिंग होती है, साइबर टीजिंग होती है, उसको रोकने के लिए जो हमारा साइबर सिस्टम है पुलिस का, उसको और ज़्यादा अपडेट करने की आवश्यकता है, उसको और ज़्यादा संसाधन देने की आवश्यकता है। एक चौथी बात यह है कि ऐसे कुछ बहुत ब्रूटल केसेस जब ध्यान में आते हैं तो फास्ट ट्रैक के जरिए उनको जितनी जल्दी से जल्दी सज़ा होती है वो समाज में नज़ीर बनती है, मिसाल बनती है और अपराधियों के हौसले को पस्त करती है। लेकिन हमारा जो लीगल सिस्टम है, हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है, वो इतना कमज़ोर है कि कई बार अपराधी और उसको या तो मैनेज कर ली जाता है या फिर सिस्टम में इतनी ढिलाई होती है, कई बार एविडेंसेस नहीं होती हैं तो उसको छूट मिल जाती है और थोड़े दिन जेल में रहा, फिर बाहर आ गया। तो मुझे लगता है कि जो इस तरीके के विभत्स काम करते हैं उनके लिए सरकार को कोई कानून लाकर फास्ट ट्रैक के जरिए उनको फांसी हो या कोई कठोर सज़ा मिले, ताकि ऐसे काम करने से पहले वो 4 बार सोचे। सर नाउ वी कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द होल इंटरव्यू। ये हमारा रैपिड फायर राउंड है सर। इसके अंदर टकाटक सवाल आएंगे। सही में तो फायर नहीं करोगे? ऑन एयर स्टूडियो में बैठे हैं सर, तो हम टकाटक सवाल फायर करेंगे सर और आप उसका संक्षिप्त उत्तर देंगे। मुश्किल काम है। चॉइसेस रहेंगी सर इसमें जी। शोले या दीवार? देखिए, शोले अपील करती थी, शोले ही है मेरे लिए तो। मोस्ट इंप्रेसिव नॉन इंडियन पॉलिटिशियन आपके हिसाब से? बराक ओबामा। न्यूज़पेपर या टेलीविजन? न्यूज़पेपर। राजेश खन्ना या दिलीप कुमार? देखिए, कठिन सवाल है। हम लोग तो जब मैंने बताया कि 80s में शुरू करी थी तो राजेश खन्ना का दौर था, लेकिन दिलीप कुमार की जो अदा थी उसके उस ज़माने में, क्योंकि बहुत पहले से वो चलते आ रहे, तो दिलीप कुमार ऑब्वियसली। सर अपने आप को अभिव्यक्ति, अपने खुद की अभिव्यक्ति करने के लिए फेसबुक चुनेंगे या ट्विटर? अभी तो मुझे लगता है कि ट्विटर एक बड़ा सशक्त माध्यम है। अभिनय के मामले में देखा जाए तो माधुरी या श्रीदेवी? मैं तो माधुरी का फैन हूँ। सर क्रिकेट में बैटिंग या बॉलिंग? अब ऑब्वियसली बच्चों को सबको बैटिंग अच्छी लगती है, मुझे भी। आपका फेवरेट क्रिकेट कैप्टन? राहुल द्रविड़। बहुत सही। अच्छा सर, लाइब्रेरी या फिर चाय की टपरी? चाय की टपरी। आपका गांव या फिर शहर? मेरा गांव।
नेहरू जी या इंदिरा जी? ये बहुत कठिन सवाल है, बहुत लोग सुन रहे होंगे, लेकिन इंदिरा जी। सर एंड्रॉयड मोबाइल या iOS? ये भी कठिन है क्योंकि दोनों की अपनी अहमियत है, लेकिन एंड्रॉयड का उपयोग ज़्यादा अच्छा होता है। सर सुपर हीरोज की बात करें तो बैटमैन या कैप्टन अमेरिका? बैटमैन इक्वली पॉपुलर है। फुटबॉल में ब्राजील या अर्जेंटीना? ये भी कठिन है, लेकिन मेरी पसंदीदा टीम तो अर्जेंटीना है। दाल बाटी या गट्टे की सब्जी सर? गट्टे की सब्जी। अच्छा, पढ़ाई या नेतागिरी? ये तो और भी कठिन है। अभी पढ़ ही रहे नेतागिरी करते करते भी, तो ऑब्वियसली नेतागिरी होगी। सर बंबई की बारिश या दिल्ली की ठंड? बंबई की बारिश। सर बहुत मजा आया आपके साथ में यहाँ पर बातचीत करके। और सर तमाम हिंदुस्तान वासी जो इस समय हमें सुन रहे हैं 18 शहरों के, उनके लिए आपका संदेश? देखिए, मैं देश के बारे में इतना ही कहूँगा क्योंकि आज भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है। उसमें हर तबके का, हर कौम का, हर पंथ का, हर मजहब का एक बड़ा योगदान है। आज दुनिया में हमारी साख बढ़ी है, हमारे तिरंगे का मान बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि जैसा जननी जन्मभूमि हमारे लिए गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है, देश के प्रति हम लोग समर्पण से काम करेंगे और इन चीज़ों से उठकर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम देश के साथ न्याय करेंगे। हम में वो संभावनाएं हैं कि हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ये हम लोगों ने साबित भी किया है। कोरोना जैसी भीषण महामारी को भारत के वैज्ञानिकों के बूते पर, नौजवानों की सेवा के बूते पर जो लोग थे, जो किसी भी पक्ष में थे, अधिकांश नौजवान थे, डॉक्टर्स थे, नर्सेज थी, कंपाउंडर्स थे, पुलिसकर्मी थे, स्वच्छता कर्मी थे, कितने सारे लोग एक उदात्त भावना के साथ लगे थे। एक ही जुनून था कि देश को कोरोना से हम लोग इस लड़ाई को जीते और हमने लड़के और जीत के दिखाया है। तो मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में भारत के लोगों ने अपने आप को साबित किया है। इसलिए जितने तमाम हमारे नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं, जो श्रोता, उनसे इतना ही निवेदन करूंगा कि एक सामाजिक बदलाव के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए हम सब लोगों को मिलके परिश्रम करना पड़ेगा, एक समर्पण के साथ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया एफएम तड़का के स्टूडियोज़ में आने के लिए और हमसे इतनी प्रेरक बातें करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, मुझे भी अच्छा लगा।